शांति या एक नई जंग। सेरी और ज्योंग ह्योक ने जैसे ही राहत की सांस ली, तभी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। आप दोनों को हमारे साथ आना होगा, एक अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा। सेरी ने घबराकर ज्योंग ह्योक की ओर देखा। लेकिन हम निर्दोष हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं, युनसेरी, लेकिन आपके साथ यह उत्तर कोरियाई व्यक्ति क्यों है? ज्योंग ह्योक ने शांत स्वर में कहा। मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, लेकिन पहले हमें यूएन अधिकारियों से बात करनी होगी। अधिकारी कुछ देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। कुछ ही घंटों में सेरी और ज्योंग ह्योक को यूएन हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहां एक विशेष बैठक बुलाई गई। यूएन के एक उच्च अधिकारी, एलेक्जेंडर ग्रे, ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमें बताया गया है कि आपके पास उत्तर कोरिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कर्नल पार्क ने दस्तावेज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये सबूत हैं कि उत्तर कोरिया गुप्त रूप से कई निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका है और अभी भी अपने विरोधियों को खत्म कर रहा है। एलेक्जेंडर ने फाइल्स को ध्यान से देखा। अगर यह सब सच है, तो यह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है, उन्होंने गंभीरता से कहा। सेरी ने धीरे से कहा, लेकिन हम यहां सिर्फ सच सामने लाने नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने भी आए हैं। एलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। हमें इन सबूतों की पुष्टि करनी होगी। तब तक आपको हमारे संरक्षण में रहना होगा। लेकिन तभी एक अधिकारी कमरे में भागते हुए आया। सर, हमें इमरजेंसी अलर्ट मिला है। उत्तर कोरियाई एजेंट्स ने हमारे हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की योजना बनाई है। सेरी और ज्योंग ह्योक ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। तो वे इतनी दूर आ चुके हैं? ज्योंग ह्योक ने फुसफुसाया। कर्नल पार्क ने गहरी सांस ली। हमें जल्दी करनी होगी। अगर वे यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। एलेक्जेंडर ने तेजी से आदेश दिया, सभी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न आ पाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर हलचल मच गई। काले कपड़ों में कई संदिग्ध लोग इमारत के चारों ओर छिपे हुए थे। अचानक धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट हुआ और मुख्य द्वार का एक हिस्सा उड़ गया। चीख पुकार मच गई। सुरक्षाकर्मी अपनी बंदूकों के साथ भागे, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत अधिक थी। सेरी ने डरकर ज्योंग ह्योक की बांह पकड़ ली। हमें भागना होगा। ज्योंग ह्योक ने चारों ओर देखा और एक आपातकालीन निकास की ओर इशारा किया। इस रास्ते से निकल सकते हैं। वे तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन तभी रुको वहीं। उनके सामने ली सांगवू खड़ा था। उसके साथ कई उत्तर कोरियाई सैनिक थे। तुम्हें लगा था कि तुम इतने आसानी से बच निकलोगे, उसने हंसते हुए कहा। ज्योंग ह्योक ने ठंडी आंखों से उसे घूरा। मैं तुम्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, सांगवू। ली सांगवू ने बंदूक तान दी। तो आओ, देखते हैं किसकी जीत होती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर धाएं, गोली चली और ली सांगवू का हमला गोली चलने की आवाज के साथ ही अफरा तफरी मच गई। सेरी ने घबराकर देखा। ज्योंग ह्योक के बाजू में खून बह रहा था। ज्योंग ह्योक, वह चीख उठी। ली सांगवू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोकने चले थे, लेकिन खुद ही फंस गए। ज्योंग ह्योक ने दर्द को सहते हुए अपनी बंदूक निकाली और एक झटके में ली सांगवू की ओर फायर किया। धाएं, धाएं! ली सांगवू ने पीछे हटते हुए जवाबी फायर किया, लेकिन ज्योंग ह्योक और सेरी पहले ही कवर ले चुके थे। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, कर्नल पार्क ने कहा, जो अब तक उनके साथ ही था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ली सांगवू के आदमियों ने पूरे यूएन हेडक्वार्टर्स को घेर लिया। कोई रास्ता नहीं बचा, सेरी ने डर कर कहा। ज्योंग ह्योक ने अपने घाव को पकड़ते हुए कहा, हमें लड़ना होगा। यूएन सुरक्षा गार्ड्स और उत्तर कोरियाई एजेंट्स के बीच गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। कर्नल पार्क ने नक्शा देखते हुए कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक अंडरग्राउंड टनल है, जिससे हम निकल सकते हैं। सेरी ने जल्दी से कहा, हमें वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन ली सांगवू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक ग्रेनेड निकाला और जोर से कहा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई भी नहीं बचेगा। ज्योंग ह्योक ने जब यह देखा तो वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा हॉल धुएं से भर गया। धुएं के बीच सेरी ने अपनी आंखें खोलीं। वह जमीन पर पड़ी थी और उसके कानों में सिर्फ गूंज सुनाई दे रही थी। ज्योंग ह्योक! उसने कांपते हुए पुकारा। ज्योंग ह्योक धुएं के बीच से निकला। उसकी बाजू से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही जज्बा था। हमें जल्दी करना होगा, उसने कहा। कर्नल पार्क ने एक गुप्त दरवाजा खोला। यहां से जल्दी आओ।
सेरी और जियोंग ह्योक अंदर घुसे, लेकिन तभी ली सांगवू ने उन्हें देख लिया। तुम लोग बच नहीं सकते। उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजा, लेकिन तभी यूएन के सुरक्षा बलों ने काउंटर अटैक कर दिया। जियोंग ह्योक ने बिना समय गंवाए सेरी का हाथ पकड़ा और सुरंग में घुस गया। सुरंग से निकलते ही वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। कर्नल पार्क ने हाँफते हुए कहा, हमें ट्रेन पकड़नी होगी, यह हमें सुरक्षित जॉन तक ले जाएगी। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन पर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। ली सांगवू पहले ही वहां पहुंच चुका था। मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं सकते, उसने बंदूक तानते हुए कहा। जियोंग ह्योक ने एक पल भी गंवाए बिना एक ट्रेन के खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। सेरी दौड़ो! वे तेजी से दौड़े और सेरी जैसे ही ट्रेन में चढ़ी, जियोंग ह्योक भी पीछे पीछे अंदर आ गया। लेकिन ली सांगवू ने अंतिम क्षण पर गोली चला दी। धाएं! ट्रेन की ओर दौड़ और मौत का साया। धाएं! गोली की आवाज के साथ ही सब कुछ जैसे थम गया। सेरी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जियोंग ह्योक! उसने चीखते हुए उसकी ओर देखा। जियोंग ह्योक के चेहरे पर दर्द उभर आया था। उसकी बाजू से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। ली सांगवू ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जियोंग ह्योक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और गन उठाकर सीधे उसकी ओर फायर कर दिया। धाएं! धाएं! ली सांगवू चौंक गया। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन गोलियों की बौछार ने उसे पीछे धकेल दिया। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन तभी ट्रेन का सायरन बजा और दरवाजे बंद होने लगे। सीरी ने जियोंग ह्योक को कसकर पकड़ लिया और खींचते हुए अंदर लाई। हमें जाना होगा। जियोंग ह्योक की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह खत्म नहीं हुआ सेरी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द था। मैं जानती हूं, सीरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, साथ में। ट्रेन ने पूरी गति पकड़ ली और ली सांगवू और उसके लोग पीछे छूट गए। ट्रेन दक्षिण कोरिया की सीमा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जियोंग ह्योक की हालत बिगड़ रही थी। सेरी ने घबराकर उसके जख्म पर दुपट्टा बांधने की कोशिश की। हमें तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, जियोंग ह्योक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूं, सेरी, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन सेरी जानती थी कि वह झूठ बोल रहा था। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। क्या हुआ? कर्नल पार्क खिड़की से बाहर झांकते हुए बोले। हमें किसी ने रोक लिया है। सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वे फिर से हमें पकड़ने आ गए? ट्रेन के बाहर उत्तर कोरियाई सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उनका नेता एक गंभीर चेहरे वाला आदमी था, जनरल चो, जो उत्तर कोरिया की सेना का सबसे खतरनाक अधिकारी था। हमने सुना है कि तुम लोग भाग रहे हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। जियोंग ह्योक ने खुद को संभालते हुए बाहर कदम रखा। हमें जाने दो, जनरल, ये जंग खत्म हो चुकी है। जनरल चो ने हंसी के साथ कहा, यह जंग खत्म नहीं हुई कैप्टन, ये बस शुरू हुई है। तभी उसने इशारा किया और सैनिकों ने अपनी गन तान दी। सीरी ने घबराकर कहा, नहीं, हमें गोली मत मारो। लेकिन तभी धड़ाम, एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगा। सेरी की आंखें चौंधिया गईं जब उसने दक्षिण कोरियाई सेना का हेलीकॉप्टर देखा। उसके अंदर से यूएन के अधिकारी निकले, जिनका नेतृत्व अलेक्जेंडर ग्रे कर रहे थे। यहां से हट जाओ, उन्होंने आदेश दिया। उत्तर कोरियाई सैनिक एक पल के लिए रुके, लेकिन जनरल चो ने गुस्से में कहा, हम किसी के आदेशों पर नहीं चलते। उसने अपनी गन उठाई और सीधे सेरी की ओर तान दी। अगर यह लड़की मर गई तो सब कुछ खत्म। सेरी का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन तभी जियोंग ह्योक ने एक आखिरी चाल चली। अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। और बिना समय गंवाए उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जनरल चो पर फायर कर दिया। धाएं! जनरल चो जमीन पर गिर पड़ा और उत्तर कोरियाई सैनिक घबरा गए। सेरी ने जियोंग ह्योक की ओर देखा। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। अब हम आजाद हैं, उसने धीमे से कहा। अलेक्जेंडर ग्रे आगे बढ़े और कहा, हमें तुरंत यहां से निकालना होगा। सेरी ने जियोंग ह्योक को कसकर पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ी। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसने नीचे देखा। ली सांगवू अब भी दूर खड़ा था, उनकी ओर घूरते हुए। यह खत्म नहीं हुआ, उसने होठों के बीच से कहा। लेकिन सेरी जानती थी कि अब वह और जियोंग ह्योक सुरक्षित थे। यह उनके प्यार और जंग की कहानी का एक नया अध्याय था। हेलीकॉप्टर हवा में ऊंचा उठ चुका था। नीचे उत्तर कोरियाई सैनिक तितर बितर हो रहे थे।
सेरी ने जियोंग ह्योक को कसकर पकड़ा। सब खत्म हो गया, हम बच गए। जियोंग ह्योक ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। नहीं, तुम होश मत खोना, सेरी ने घबराकर कहा। अलेक्जेंडर ग्रे ने डॉक्टर को इशारा किया। इन्हें तुरंत ट्रीटमेंट दो। कुछ घंटों बाद जब हेलीकॉप्टर सियोल में लैंड हुआ तो दर्जनों रिपोर्टर्स पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सेरी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस शहर में इस तरह लौटेगी। युनसेरी, क्या आप सच में उत्तर कोरिया से भागकर आई हैं? आपके साथ यह आदमी कौन है? सेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ एम्बुलेंस की ओर थीं, जहां जियोंग ह्योक को ले जाया जा रहा था। अगले कुछ दिनों में जियोंग ह्योक की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। एक दिन सेरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम सुरक्षित हैं, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जियोंग ह्योक ने गहरी सांस ली और कहा, सेरी, क्या तुम वाकई सोचती हो कि यह लड़ाई खत्म हो चुकी है? सेरी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ली सांगवू अभी भी जिंदा है, वह हमें नहीं छोड़ेगा। सेरी के चेहरे पर चिंता आ गई। उसी समय उत्तर कोरिया में ली सांगवू अपने ऑफिस में बैठा था। उसने अपने एक सैनिक से कहा, युनसेरी और जियोंग ह्योक को खत्म करना अब मेरी जिंदगी का मिशन है। सैनिक ने सिर झुकाया। हमारा अगला कदम क्या होगा सर? ली सांगवू ने एक तस्वीर उठाई। उसमें सेरी अपने घर के बाहर खड़ी थी। हम उसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करेंगे। जियोंग ह्योक अब लगभग ठीक हो चुका था। एक शाम सेरी और जियोंग ह्योक एक पहाड़ी पर खड़े थे, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। क्या तुम खुश हो? सेरी ने धीरे से पूछा। जियोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तभी खुश रहूंगा जब तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन तभी उनके पीछे किसी की आहट हुई। सेरी और जियोंग ह्योक मुड़े। क्या यह ली सांगवू का कोई आदमी था? क्या यह प्यार और जंग की आखिरी परीक्षा थी? पहाड़ी पर साया सेरी और जियोंग ह्योक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। दूर तक फैली सियोल की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर था। पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनकर वे मुड़े। एक नकाबपोश आदमी उनके सामने खड़ा था। कौन हो तुम? जियोंग ह्योक ने सख्त आवाज में पूछा। आदमी ने धीरे से नकाब हटाया। वह ली सांगवू का सबसे भरोसेमंद आदमी कांग डेहून था। हमने कहा था ना, यह खत्म नहीं हुआ, कांग डेहून ने मुस्कुराते हुए कहा। सेरी की सांसें तेज हो गईं। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें एक संदेश देने, कांग डेहून ने आगे बढ़ते हुए कहा। ली सांगवू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, यह उसका वादा है। जियोंग ह्योक ने अपनी जेब से चाकू निकाला। अगर तुमने सेरी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कांग डेहून हंसा। हम देखेंगे कैप्टन, हम देखेंगे। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। सेरी कांप रही थी। जियोंग ह्योक, हमें कुछ करना होगा। जियोंग ह्योक ने धीरे से कहा, हमें यह लड़ाई खत्म करनी होगी, हमेशा के लिए। उत्तर कोरिया के एक गुप्त बंकर में ली सांगवू अपने सैनिकों के सामने खड़ा था। हमें सेरी और जियोंग ह्योक को मारना ही होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। हम कैसे करेंगे सर? एक सैनिक ने पूछा। ली सांगवू ने एक नक्शा टेबल पर फैलाया। हम उसे उसके परिवार से दूर करेंगे, उसने कहा। हम सेरी के भाई को अगवा करेंगे। अगली सुबह सेरी अपने ऑफिस में थी जब फोन बजा। हेलो? दूसरी तरफ एक अजीब आवाज आई। युनसेरी, तुम्हारा भाई हमारे पास है। अगर तुम चाहती हो कि वह जिंदा रहे तो जियोंग ह्योक को हमारे हवाले कर दो। सेरी का दिल धड़क उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। और फोन कट गया। सेरी के हाथ कांप रहे थे। सेरी तुरंत जियोंग ह्योक के पास पहुंची। उन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया है। सेरी की आंखों में आंसू थे। जियोंग ह्योक गंभीर हो गया। हम उसे बचाएंगे सेरी, लेकिन कैसे? मैं जानता हूं कि ली सांगवू उसे कहां ले गया होगा। जियोंग ह्योक ने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा किया। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। जियोंग ह्योक ने उसकी आंखों में देखा। अगर हमें यह खत्म करना है तो हमें लड़ना होगा। सेरी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम यह साथ करेंगे। रात के अंधेरे में जियोंग ह्योक, सेरी और कर्नल पार्क उत्तर कोरिया के उस ठिकाने की ओर बढ़े जहां सेरी के भाई को कैद किया गया था। जंगल के रास्ते से जाते हुए जियोंग ह्योक ने धीरे से कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो सेरी, तुम्हें वहां से भागना होगा। सेरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ठिकाने के बाहर सैकड़ों सैनिक तैनात थे। कर्नल पार्क ने कहा, यह आसान नहीं होगा।
ज्योंग ह्योक ने गहरी सांस ली और कहा, यह आखिरी लड़ाई होगी। क्या वे सेरी के भाई को बचा पाएंगे? क्या यह ली सांगवू का आखिरी वार होगा?